एक जंगल में कालू कौवा अपनी दो पत्नियों के साथ रहता था। उसकी पहली पत्नी उम्र के साथ साथ बदसूरत होती जा रही थी, इसलिए उसने दूसरी खूबसूरत कवि से शादी कर ली। कवि की पहली पत्नी का नाम गोरी कवि और दूसरी पत्नी का नाम पिंकी कवि था। काफी समय बीत जाता है और फिर एक दिन ऐसा आता है कि पिंकी कवि को अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व होता है और वो गोरी कवि के साथ बुरा व्यवहार करने लगी। ये किसने किया? मेरी मेकअप किट को किसने छुआ? पिंकी, मैंने कल इस किट को थोड़ा सा इस्तेमाल किया था। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। अरे वाह, मुझे तो लगा था कि तुम भिखारी हो, मगर अब भिखारी के साथ साथ चोर भी बनती जा रही हो। ये सुनकर गोरी कवि रोने लग जाती है। तुम मुझे ऐसा क्यों कह रही हो पिंकी? मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तुमसे बड़ी हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा भला कैसे कर सकती हो? क्या कहा? मुझसे जुबान लड़ाती हो? अब देखना कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। रात को जब कालू कौवा घर आता है तो वो गोरी कवि से पूछता है, गोरी, पिंकी कहाँ है? कालू जी, पिंकी अपने कमरे में मेकअप कर रही है। अगर कोई काम है तो मुझे बताओ। तभी पिंकी कवि भी वहाँ आ जाती है। अरे वाह वाह, मैं जरा अंदर क्या गई, तुम तो कालू जी के कान भर रही हो। नहीं नहीं पिंकी, मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, मेरे मेकअप करने से तुम्हें भला क्या इतराज है? पिंकी, तुमने मुझे गलत समझा है। तुम दोनों आपस में लड़ाई मत करो। अब जल्दी से गोरी जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आओ। फिर गोरी कवि चुपचाप रसोई की ओर चली जाती है। अरे पिंकी कवि, मेरी खूबसूरत पत्नी, तुम उस भला बुढ़िया से क्यों लड़ती हो? तुम उसे नजरअंदाज किया करो। कल सुबह मैं काम के सिलसिले में पास के जंगल में जा रहा हूँ। मैं रात को वापिस आऊंगा। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, लेकिन जब मैं आऊं तो मुझे उस बदसूरत गोरी का चेहरा नहीं दिखना चाहिए। गोरी कवि रसोई में ही सोती थी। किसी को भी मेरी कोई परवाह नहीं है, मैं यहाँ क्यों रहूं? लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? मेरा तो कोई भी नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ भी नहीं रहना, मैं चली जाती हूँ। ऐसा सोचते हुए गोरी कवि उसी रात अपने घर से निकल जाती है और वो घने जंगलों की ओर चली जाती है। वो सुबह सूरज निकलने पर अपने आप को एक घने जंगल में पाती है, जहाँ उसे एक पुराना पेड़ दिखाई देता है। पेड़ के आसपास बहुत सारे पुराने पत्तों का ढेर था। अरे, इस पेड़ के साथ में कितनी गंदगी है, मुझे इसे साफ करना चाहिए ताकि ये पेड़ भी सांस ले सके। फिर गोरी कवि तेजी से वो सारे पत्ते वहाँ से हटा देती है। तुम कौन हो? पेड़ जी, मैं गोरी हूँ, मैंने अपने पति का घर छोड़ दिया। ठीक है कवि, तुम्हें आगे जाना होगा ताकि तुम्हारे दुख खत्म हो जाएं। फिर वो पेड़ के बताए हुए रास्ते पर उड़ने लगती है। वो थोड़ी दूर जाती है तो देखती है कि एक पेड़ अपने फलों के कारण नीचे झुका हुआ था। अरे, इस पेड़ को तो सहारा देना चाहिए, मैं क्या करूं? हाँ, मैं कुछ लकड़ियां लाकर इस पेड़ को सहारा देती हूँ। फिर गोरी कवि ऐसा ही करती है। वो कुछ लकड़ियां लाकर उस पेड़ को सहारा देती है। अरे वाह, मुझे तो मजा ही आ गया। अरे कवि, तुम्हें आगे और जाना होगा, उस और तुम्हें एक झील मिलेगी। तुम बस उस झील में एक बार डुबकी लगाओगी तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। फिर गोरी कवि उस पेड़ के बताए हुए रास्ते पर चली जाती है। जल्द ही उसे एक जादुई झील दिखाई देती है। गोरी कवि उस झील में छलांग लगाती है और जब वो बाहर निकलती है तो वो फिर से नौजवान कवि बन चुकी थी। वो पहले से बहुत सुंदर हो गई थी। गोरी कवि अपने आप को देखकर बहुत खुश होती है और वो फिर से उसी झुके हुए पेड़ के पास लौट जाती है। कवि, तुम बहुत अच्छी हो और दयालु हो, इसीलिए तुम इसी के लायक थी। तुम मेरी शाख का एक पत्ता तोड़ लो, इससे तुम मनचाहा भोजन पा सकोगी। अब तुम लौट जाओ और खुश रहो। धन्यवाद पेड़ जी। फिर गोरी कवि वहाँ से उड़ जाती है। जब वो उस पहले बूढ़े पेड़ के पास जाती है तो वो उसे रोक लेता है। बेटी,
तुम एक अच्छी पक्षी हो, ये जादुई बर्तन तुम रख लो। जब भी तुम इस मटके में पंख डालोगी तो इसमें से कीमती जेवर निकल आएंगे। अब तुम अपने घर जाओ और अपना जीवन खुशी से जियो। फिर गौरी कभी वहाँ से अपने घर लौट आती है। अरे ये सब तुम्हें कहाँ से मिला, और हाँ तुम जवान कैसे हो गई? गौरी कभी ने पिंकी कभी को सारी बात बता दी। पिंकी, अगर तुम्हें भी ये सब चाहिए तो तुम जाकर ले लो। मैं तुम्हारी तरह बेकारी नहीं हूँ, मैं जाऊंगी जंगल में और जाकर सब कुछ देख लूंगी। फिर पिंकी कभी जंगल में जाती है। उसे वही पुराना बड़ा पेड़ दिखाई देता है, लेकिन वो वहाँ नहीं रुकती। वो सीधा झुके हुए केले के पेड़ के पास जाती है। अरे सुनो, वो जादुई झील कहाँ है? मैं आपको बताऊंगी, पहले आपको मेरी मदद करनी होगी, नहीं तो मैं टूट जाऊंगी। ये मेरी समस्या नहीं है, मुझे बस बताओ कि वो जादुई झील कहाँ है, वरना मैं खुद तुम्हें तोड़ दूंगी। फिर पिंकी कभी आगे की ओर बढ़ जाती है, जहाँ उसे वो जादुई झील मिल जाती है। वो उस झील में डुबकी लगाती है और फिर वो पहले से सुंदर हो जाती है। लेकिन पिंकी कभी लालची थी और वो सोचती है, अगर एक डुबकी से मैं इतनी सुंदर हो गई हूँ तो क्या होगा अगर मैं एक और डुबकी लगा लूं। फिर पिंकी कभी डुबकियां लगाती जाती है। फिर उसके जैसा कोई भी बदसूरत नहीं था। वो बुरी से बुरी होती जाती है, वो बूढ़ी होती जाती है। ऐसे वो डुबकियां लगाते लगाते मर जाती है। कालू कौवा जब घर आता है तो उसे गौरी कभी दिखाई देती है। वो अपनी पहली पत्नी गौरी को इतना सुंदर देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो गौरी कभी के साथ ही खुश रहने लगता है। जंगल में गहरे बादल छाए हुए थे। रानू चिड़िया, हरियाली तोती और लूसी कबूतरी अपने अपने बच्चों को लेकर कौवों के घर जाती हैं। गौरी बहन, मौसम बहुत खराब है, ऐसे मौसम में हम बच्चों को अकेला छोड़कर भोजन लेने नहीं जा सकती। बादलों को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी समय भी बरसात शुरू हो जाएगी। अगर मीठू जी और कबूतर भैया दूसरे जंगल ना जाते तो हमें ऐसी मुश्किल ना आती। मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम सबको अच्छा लगे तो। बताइए बताइए लूसी बहन, आपके पास क्या उपाय है? चिड़िया बहन, हम ऐसा करते हैं कि अपने अपने बच्चे गौरी और कालू के पास छोड़ जाते हैं। गौरी और कालू बच्चों का ध्यान रखेंगे और हम सब मिलकर भोजन ले आती हैं। परंतु लूसी बहन, भोजन तो हमारे पास भी नहीं है, हमें भोजन कौन देगा? कालू भैया, आप चिंता न करें, हम सब आपके लिए भी भोजन ले आएंगे। हम आपके बच्चों की रक्षा अपने बेटे जैसे ही करेंगे। अब जल्दी से जाएं आप, हवा बहुत तेज है। फिर सभी पक्षी अपने अपने बच्चों को कालू और गौरी के पास छोड़कर चले जाते हैं। वो सब जानती थी कि उन्हें भोजन कहाँ से मिलेगा। वो तीनों पहाड़ों की ओर जाती हैं, जहाँ उन्हें एक पेड़ के नीचे कुछ चावल मिल जाते हैं। उसी समय बारिश भी शुरू हो जाती है। चिड़िया बहन, भोजन तो हमें मिल गया है, हम ऐसा करती हैं, कुछ देर वो सामने वाली गुफा में बैठ जाती हैं। जब बारिश रुकेगी तो भोजन घर ले जाएंगे। फिर वो सब पास ही एक गुफा में चली जाती हैं। बारिश बहुत तेज थी। कौवा और कपी का घर ज्यादा सुरक्षित ना था। थोड़ी ही देर बाद उनके घर की छत टपकने लगती है। कालू जी, पानी घर के अंदर आ रहा है, अगर बच्चे भीग गए तो सबको ठंड लग जाएगी और बच्चे बीमार हो जाएंगे। गौरी, हमें बच्चों को भीगने से बचाना होगा। मैं अभी छत के ऊपर जाकर देखता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर की छत के ऊपर जाता है। यहाँ तो छत पर ढेर सारे छेद हैं, ऐसे मौसम में घर की मरम्मत भी नहीं हो सकती। मैं जाकर गौरी को बताता हूँ। कालू, जो भी है, हमें पानी को तो रोकना ही होगा, हमें बच्चों को भीगने से बचाना होगा। वो तीनों बच्चों को हमारे सहारे छोड़कर गई हैं। गौरी, तुम ऐसा करो कि बच्चों के पास ही बैठो, मैं अपने मामा जी के पास जाता हूँ। मेरे मामा जी के पास एक छाता है, मैं वो छाता लेकर आता हूँ। कालू जी, जल्दी आना और अपना ध्यान रखना। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है।
तेज हवा और तेज बारिश में कालू उड़े जा रहा था। वो बहुत मुश्किल से उड़ पा रहा था। उसे तो बहुत ठंड लग रही थी। और फिर कालू कौवा अपने मामा जी के घर पहुंच जाता है। मामा जी, अपना छाता मुझे 1-2 दिन के लिए दे दे। सब पक्षियों के बच्चे मेरे घर पर हैं और मेरा घर टपकने लगा है। कालू, पक्षी अपने बच्चों को तुम्हारे पास छोड़कर कहाँ गए हैं? मामा जी वो सब भोजन लेने गए हुए थे कि बारिश शुरू हो गई। चलो कालू, तुम ये छाता ले जाओ और बच्चों की रक्षा करो। अगर वो बारिश में भीग गए तो बीमार हो जाएंगे। फिर कालू कौवा अपने मामा जी से छाता लेकर वापस लौट जाता है। घर आकर कालू कौवा सब बच्चों को छाते के नीचे बिठा देता है। बच्चे अब सुरक्षित थे। वो बारिश के पानी में नहीं भीग रहे थे। कालू जी, तुम्हारा शरीर कांप रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें ठंड लग गई है। गोरी, मैं ठीक हूँ, तुम बच्चों की रक्षा करो। ऐसी बारिश में बच्चे न जाने किस हाल में होंगे। चिड़िया, गोरी और कालू बच्चों के पास हैं। वो बच्चों को देख लेंगे। मुझे तो अब डर लग रहा है क्योंकि कौवों का घर बहुत कमजोर है। कहीं उनका घर तेज बारिश से टूट ना गया हो। लूसी बहन, ऐसी बात ना करें। मुझे तो पहले ही बहुत डर लग रहा है। काफी देर बारिश होने के बाद मौसम साफ हो जाता है और बारिश रुक जाती है। फिर वो तीनों अपने अपने चावल लेती हैं और वापस लौट जाती हैं। कालू कौवे को बहुत तेज बुखार था। वो तो अपने घोंसले में लेटा हुआ था। गोरी, ये छाता क्यों रखा हुआ है? वो बारिश बहुत तेज थी, इसलिए छत टपकने लग गई थी। फिर कालू जी अपने मामा जी से ये छाता ले आए। मुझे लग रहा है कि कालू की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। इसे बारिश के ठंडे पानी से ठंड लग गई है। हाँ लूसी, हवा भी बहुत ठंडी थी। हरियाली बहन, चलो आप मेरे साथ चलो। हम कालू के लिए दवा ले आते हैं। मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। कालू भैया, आप चिंता ना करें। ये दर्द बुखार की वजह से है। गोरी बहन, आप बच्चों को ये चावल दे दें। मैं और हरियाली अभी कालू की दवा लेकर आते हैं। फिर रानू चिड़िया और हरियाली तोती कालू की दवा लेने चली जाती हैं। रात हो गई थी। चिड़िया और हरियाली तोती बुलबुल के पास जाती हैं। कालू कौवे को ठंड की वजह से बहुत तेज बुखार है और उसके पंखों में भी दर्द हो रहा है। ये दवा दे रही हूँ, उसे 3 बार दें। ये दवा पीने से कालू ठीक हो जाएगा। फिर चिड़िया और हरियाली दवा लेकर वापिस उड़ती हैं। कालू, कालू, अपनी आंखें खोलो, बात करो मुझसे। लूसी बहन, देखो तो कालू अपनी आंखें नहीं खोल रहा। कालू भैया, क्या हुआ है? आंखें खोलो, बात करो। परंतु कालू कौवा कैसे बोलता, क्योंकि ठंड लगने के कारण वो तो मर गया था। कालू ने अपनी जान तो दे दी थी, लेकिन उसने छोटे बच्चों को ठंड लगने से बचा लिया था। चिड़िया और हरियाली तोते भी दवा लेकर आ जाती हैं। गोरी बहन, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? चिड़िया, कालू मर गया है, वो कुछ बोल नहीं रहा। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? फिर वो सब रोने लग जाती हैं। गोरी बहन, ये सब हमारे कारण हुआ। अगर हम अपने बच्चों को आपके पास ना छोड़कर जाती तो शायद ये सब ना होता। नहीं चिड़िया बहन, लगता है मेरे कालू जी की बस जिंदगी ही इतनी थी। हम पहले भी तो कई बार बारिश में उड़ते ही थे। गोरी बहन, अब आप भोजन की चिंता न करना। अगर कालू भैया ने अपनी दोस्ती निभाई है तो हम भी अपनी दोस्ती निभाएंगे। हम सब मिलकर आपको और आपके बेटे का भोजन दे जाया करेंगे। आज कालू ने अपनी जान देकर ये साबित कर दिया कि वो हमारा कितना अच्छा दोस्त था। चक्कू बेटा, बहुत अंधेरा हो गया है, जल्दी करो, अब हमें घर लौटना चाहिए। हाँ माँ, थोड़ा सा और मीठा फल खा लूं। ठीक है, जल्दी से खाओ। वो दोनों माँ बेटा मीठे फल खा रहे थे, तभी वहाँ एक चील आती है। अरे वाह, मांस,
आज ये छोटे बच्चे का मांस खाने को मिलेगा। इसे ही अपना शिकार बनाती हूँ। जैसे ही चील गोरी कवि की तरफ बढ़ती है तो गोरी कवि देख लेती है। भाग जग्गू बेटा भाग, वरना ये चील हमें मार देगी। गोरी कवि और जग्गू कौवा वहाँ से भागते हैं और चील भी उन दोनों का पीछा करने लगती है। जग्गू बेटा तेज भाग और तेज, वरना वो चील हमें पकड़ लेगी। वो दोनों तेजी से उड़ रहे थे, तभी चील पीछे से जग्गू को पकड़ लेती है। माँ बचाओ, मुझे बचाओ माँ। गोरी का बेटा जोर जोर से चिल्ला रहा था। अरे कोई है, मेरे बच्चे को बचाओ, वरना ये चील इसे मार देगी। कोई तो बचाओ। तभी वहाँ जंगल के कुछ पक्षी आ जाते हैं। सारे पक्षियों को एक साथ देखकर चील वहाँ से भाग जाती है। जग्गू तुम ठीक तो हो ना? मेरे जग्गू को कितनी चोट लग गई। जग्गू बेटा तुम ठीक तो हो ना? हमारे जंगल में तो कोई भी शिकारी पक्षी नहीं था, फिर ये चील कहाँ से आ गई? कबूतर लगता है दूसरे जंगल से आई होगी। माँ मेरे पाँव में बहुत दर्द है। तुम सब बातें बाद में करना, पहले जग्गू को लेकर चिड़िया गुरु माँ के पास चलते हैं। फिर वो सभी पक्षी जग्गू को लेकर चिड़िया गुरु माँ के पास आते हैं। गुरु माँ देखो, मेरे जग्गू के पाँव में कितनी चोट लगी है। क्या हुआ है इसे? एक चील ने हमला कर दिया था जग्गू पे। तुम सब चिंता ना करो, मैं अभी इसे ठीक कर देती हूँ। फिर रानू चिड़िया जैसे ही जग्गू के पाँव पर दवाई लगाती है तो उसे आराम मिल जाता है और दर्द गायब हो जाता है। अरे वाह गुरु माँ, आपने तो कमाल कर दिया। सच में आपके पंखों में जादू है। हाँ कबूतर, तुम ठीक कह रहे हो। हमारी हर समस्या का समाधान है चिड़िया के पास। गोरी, तुम अपने जग्गू को लेकर अब अपने घर जाओ, रात बहुत हो चुकी है। फिर सभी पक्षी वापस अपने घर को चले जाते हैं। अगले दिन सभी पक्षी इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, हमारे जंगल में शिकारी चीलों का कहर बढ़ने लगा है। अब हमें कुछ करना चाहिए। ये तो अच्छा है मिठू कि गुरु माँ हमारी जान बचा लेती है। सोचो, अगर चिड़िया ना होती तो हमारा क्या होता। गोरी, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इन शिकारी पक्षियों का कुछ न कुछ तो करना होगा। कबूतर यार, हम करें भी तो क्या करें, हम तो सीधे साधे पक्षी हैं। ऐसे ही वो सब मिलकर बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद सभी पक्षी दाने की खोज में निकल जाते हैं। मिठू तोते को एक पका हुआ अमरूद मिल जाता है। मिठू तोता वो अमरूद खा ही रहा था कि वहाँ फिर से शिकारी चील आ जाती है। अरे बाप रे, ये चील कहाँ से आ गई? भागने की कोशिश न करना, क्योंकि तुझसे ज्यादा मैं तेज उड़ती हूँ। चील दी, ये मीठा अमरूद खाना है तो तुम खा लो, मगर मुझे मारना नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, तुझे नहीं खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, और मैं मरना नहीं चाहती। थोड़ी देर सोचने के बाद मिठू तोता चील से कहता है, ठीक है चील दी, शायद मेरी मौत आपके पंखों से ही लिखी है। आप शौक से मुझे खा लो। जैसे ही चील मिठू तोते की ओर बढ़ती है तो मिठू तोता कहता है, चील दी, क्या आपके जंगल में मरने वालों की अंतिम इच्छा पूरी करने का रिवाज नहीं है? ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा बता, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मैं आखिरी बार अपनी गुरु माँ से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। अच्छा तोते, ये तेरी गुरु माँ कौन है? वो एक चिड़िया है, बड़े पेड़ पर है उसका घर। अरे वाह वाह चिड़िया, आज तो मैं इन दोनों को मारकर खा जाऊंगी। अपना पेट भरकर फिर अपने जंगल लौट जाऊंगी। चील दी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, चलो चलो। फिर मिठू तोता शिकारी चील को अपने साथ लेकर चिड़िया के घर जाता है। क्या हुआ मिठू, तुम इस चील के साथ यहाँ? फिर मिठू तोता सारी बात रानू चिड़िया को बताता है। अच्छा मिठू, तो तुम मेरा आशीर्वाद लेने आए हो? रानू चिड़िया सारी बात समझ जाती है। चील दी, मुझे तो तुम कहीं से बेवकूफ नजर नहीं आती, पर तुमने इसे मारने की कोशिश क्यों की? चिड़िया, ये मेरा भोजन है, अगर इसे खाऊंगी नहीं तो मैं भूखी मर जाऊंगी।
अच्छा, अगर आज इसे मारकर तुम खा लोगी तो कल क्या करोगी? कल मैं किसी और पक्षी का शिकार करके खाऊंगी। और हाँ, अगर कल शिकार ना मिला तो फिर कभी कभी भूखा तो रहना ही पड़ता है। यही तो मैं नहीं चाहती कि आप कभी भूखी रहें। क्या मतलब? चील दी, अगर आप मेरा कहना माने तो मैं आपके हर दिन की भूख आसानी से मिटा सकती हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए आपको सबसे पहले मिठू को जिंदा छोड़ना होगा। चिड़िया, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो? नहीं नहीं चील दी, आप तो बहुत समझदार हैं। मैं तो आपको सलाह दे रही हूँ। अच्छा चिड़िया, तो बता, अगर मैं आज इसे जिंदा छोड़ दूंगी तो तू हर रोज मेरा पेट कैसे भरेगी? आपको यहाँ की रानी बनाकर। रानी बनाकर? मैं कुछ समझी नहीं। देखो चील दी, हमारे जंगल में कोई भी ताकतवर पक्षी नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ की रानी बना दूंगी और फिर तुम सबकी रक्षा करना। और बदले में तुम्हें बिना मेहनत किए रोज एक पक्षी खाने को मिल जाया करेगा। चील रानो चिड़िया की बातों में आ जाती है और वो रानी बनने के लिए तैयार हो जाती है। जंगल के पक्षियों, चील ने मेरा कहा मानकर मिठू तोते को नहीं मारा। चिड़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ गोरी, इसलिए मैंने सोचा है क्यों न हम इस चील को अपने जंगल की रानी बना दें। लेकिन चिड़िया, इसे रानी बनाकर हमें क्या फायदा होगा? गोरी, ये चील एक रानी का कर्तव्य निभाएगी। ये हम सबकी रक्षा करेगी। ये सब सुनकर सभी पक्षी खुश हो जाते हैं और चिड़िया की बात मान लेते हैं। चलिए चील रानी जी, मैं आपको आपकी गुफा दिखाती हूँ। फिर रानू चिड़िया चील को एक गुफा में ले जाती है। रानी चील, आज से आप इसी गुफा में रहेंगी। रानी बन जाने पर चील बहुत खुश होती है। गुफा में ढेर सारा भोजन पड़ा हुआ था। अरे वाह, अब मुझे रोज मेहनत किए बिना ही इतना सारा भोजन मिलेगा। हाँ चील रानी जी, आप ये भोजन खा लीजिए। फिर चील वो सारा भोजन खा लेती है। भोजन खाने के बाद चील की तबीयत खराब होने लगती है। भोजन खाते ही चील बेहोश हो जाती है। जब चील की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक पिंजरे में कैद पाती है। अरे, मैं पिंजरे में कैसे कैद हो गई? चील, यही तुम्हारी असल जगह है। इसका मतलब चिड़िया, तुमने मेरे साथ धोखा किया। जान बचाने के लिए कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। तुमने अच्छा नहीं किया चिड़िया। ये जंगल मेरा है। सभी पक्षी मुझे गुरु माँ कहते हैं, इसलिए इन सबको बचाना मेरा फर्ज है। फिर सभी पक्षी मिलकर उस गुफा को बाहर से एक बड़े पत्थर से बंद कर देते हैं। पक्षियों, चिड़िया ने हमारी जान बचाई। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर चिड़िया को इस जंगल की रानी बना दें। हाँ गौरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आज से हमारे जंगल की रानी चिड़िया है। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। चिड़िया, हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। अगर बटोगे तो कटोगे। हम सबको एक साथ रहना। अरे वाह वाह, लूसी के घर से तो धुएं उठ रहे हैं। लगता है आज वो कुछ खास बना रही है। जरा पास जाकर देखती हूँ। गोरी कभी पेड़ से उड़ती है और लूसी कबूतरी के घर के पास जाती है। कीकी बेटा, सबको बता देना। चिड़िया आंटी, हरियाली आंटी और बुलबुल सभी पक्षियों को बता देना कि आज आपकी नानू आ रही हैं और हम सब मिलकर उन्हें बर्थडे पार्टी का सरप्राइज देने वाले हैं। मम्मा, क्या गोरी आंटी को नहीं बुलाना? नहीं नहीं कीकी, गोरी को नहीं बुलाना आपकी नानू के जन्मदिन पर। पिछली बार याद है, आपके जन्मदिन पर वो सारा केक रास्ते में ही खा गई थी। गोरी कभी लूसी कबूतरी के घर के बाहर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। अच्छा, जन्मदिन पर मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, केक तो मैं जरूर खाऊंगी। फिर लूसी का बेटा कीकी सभी पक्षियों को बता देता है। वो पक्षियों के घरों में जाता है। चिड़िया आंटी, शाम को हम सब ने मिलकर अपनी नानू के लिए सरप्राइज पार्टी रखी है, क्योंकि मेरी नानू का जन्मदिन है। आप भी कुकू को लेकर साथ जरूर आना। दूसरी ओर गोरी कभी बैठी ये सोच रही थी कि वो केक कैसे खाए। वो रास्ते में ही छुपकर बैठ जाती है।
जब लूसी कबूतरी केक लेने दुकान पर जाती है तो गोरी कभी कबूतरी के पीछे पीछे उड़ती है। भाई जी, क्या मेरी माँ के जन्मदिन का केक तैयार हो गया है? हाँ हाँ बहन जी, केक तैयार है, मैंने डिब्बे में पैक कर दिया है। फिर लूसी कबूतरी अपनी माँ के जन्मदिन का केक लेकर वहाँ से उड़ती है। गोरी कभी जो सुबह से लूसी कबूतरी के पीछे पीछे उड़ रही थी, रास्ते में कबूतरी से केक छीनकर भाग जाती है। कभी, काली कभी, रुको, मेरा केक देकर जाओ, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। लेकिन गोरी कभी कहाँ रुकने वाली थी, वो तो दूर निकल जाती है। आह, बेशरम कभी मेरी माँ के जन्मदिन का केक छीनकर भाग गई। अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है और मेरी माँ भी आने ही वाली होगी। अब मैं अपनी माँ को जन्मदिन का कैसे सरप्राइज दूंगी? लूसी कबूतरी वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। मिठू तोता वहाँ से गुजरता है, वो लूसी कबूतरी को रोता हुआ देखकर वहाँ आता है। लूसी बहन, तुम ऐसे बैठी क्यों रो रही हो? वो दुष्ट कवि मेरी माँ के जन्मदिन का केक लेकर भाग गई। तुम चिंता ना करो लूसी, मेरे साथ चलो, चिड़िया बहुत अच्छा केक बनाती है। हम तुम्हारी माँ के जन्मदिन का केक घर में ही बना लेते हैं। फिर लूसी कबूतरी मिठू तोते के साथ चिड़िया के घर जाती है। मिठू तोता सारी बात चिड़िया को बताता है। मिठू भैया, अगर आप मुझे जंगल से ताज़ा मीठे फल ला दे तो मैं केक बना दूंगी। चिड़िया बहन, आप और लूसी बाकी सामान तैयार रखो, मैं तब तक मीठे फल ले आता हूँ। फिर मिठू तोता जंगल से मीठे फल लेने चला जाता है। रानू चिड़िया और लूसी कबूतरी केक बनाने के लिए चीजों को इकट्ठा करती हैं। मिठू तोता सेब के पेड़ से मीठे मीठे सेब तोड़ता है और फिर अमरूद के पेड़ पर जाकर वो मीठे मीठे अमरूद तोड़ता है। वो जंगल घूमकर फल इकट्ठे करता है। गोरी कभी केक लिए उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुंच जाती है। यहाँ कोई नहीं है, मैं यहीं बैठकर केक खा लेती हूँ। थोड़ी दूर एक उल्लू बैठा हुआ था, वो कवि की बात सुन लेता है। उल्लू गोरी कवि से कहता है, कभी कभी इतना स्वादिष्ट केक अगर तुम अपनी चोंच से खाओगी तो तुम्हारी ये सुंदर चोंच खराब हो जाएगी। मेरे साथ मेरे घर आओ, मैं तुम्हें चम्मच और प्लेट दूंगा। अच्छी तरह आराम से पूरे मजे लेकर खाना ये स्वादिष्ट केक। गोरी कवि उल्लू की बात सुनकर थोड़ा सोचती है और फिर उल्लू से कहती है, उल्लू, मैं ये केक कबूतरी से चुरा कर लाई हूँ। अगर तुम मुझे प्लेट और चम्मच दो तो मैं तुम्हें थोड़ा सा हिस्सा खाने के लिए दूंगी। नहीं नहीं कभी, मैं कोई लालची नहीं हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें प्लेट और चम्मच दे दूंगा। मैं तो हर रोज ऐसे केक खाता ही रहता हूँ। फिर गोरी कवि उल्लू के साथ उसके घर चली जाती है। चिड़िया ने फलों वाला स्वादिष्ट स्वादिष्ट केक बना लिया था। फिर सारे पक्षी लूसी कबूतरी के घर जमा हो जाते हैं और लूसी कबूतरी की माँ भी आ जाती है। वो सब मिलकर लूसी की माँ के जन्मदिन को खूब मनाते हैं। लूसी की माँ भी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। जब गोरी कवि उल्लू के घर पहुँचती है तो उल्लू गोरी कवि को पिंजरे में कैद कर लेता है। उल्लू उल्लू, मुझे छोड़ दो, तुमने मुझे पिंजरे में क्यों बंद कर दिया? ताकि ये स्वादिष्ट केक मैं अकेले खा सकूं। और हाँ, अभी मैं खाऊंगा ये ठंडा ठंडा केक और शाम को पीऊंगा तुम्हारा शोरबा। ये सुनकर गोरी कवि रोने लग जाती है। मुझे छोड़ दो उल्लू, मुझे छोड़ दो। अगर मैं कबूतरी से केक ना चुरा कर लाती तो आज मेरे साथ ये सब ना होता। उल्लू गोरी कवि के सामने बैठा मजे मजे से केक खा रहा था और गोरी कवि अपने मरने का इंतजार कर रही थी। मेरी तो किस्मत ही खराब थी कि मेरी माँ ने मेरी शादी तुमसे कर दी। जिस दिन ब्याह कर आई हूँ उस दिन से पेट भर कर दाना नहीं खाया। तुम्हारा पेट नहीं कुआं है, भला मैं तुम्हारे कुएं को कैसे भर सकता हूँ? कालू का इतना कहना ही था कि गोरी पास में पड़ा हुआ झाड़ू उठाकर कालू कव्वे को मारने लगती है। वो अपने पति की खूब पिटाई करती है। बस गोरी बस यही दिन देखना था कि तुम मेरी पत्नी होकर मुझे झाड़ू से मारोगी।
तो फिर ना इतना गुस्सा दिलाया करो मुझे। मेरे पेट को कुआं कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अब जो भी हो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं ये घर और ये जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। तो जाओ, तुम्हें रोक कौन रहा है? मैं भी तुम्हारी अब शक्ल नहीं देखना चाहती। फिर कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शाम तक आवारा फिरकर लौट आएगा। पहले भी कितनी बार ये घर छोड़कर गया है। कालू कौवा उड़ते उड़ते दूसरे जंगल निकल जाता है। वो आज सच में बहुत परेशान था और वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। वो पेड़ पर बैठा हुआ था कि उसे चक्कर आता है और वो पेड़ की डाल से नीचे जमीन पर आकर गिरता है। कालू के सर पर चोट आती है और वो बेहोश हो जाता है। रानो चिड़िया जो उसी जंगल में रहती थी, वो उड़ते उड़ते वहाँ आती है। अरे, इसे क्या हुआ? ये तो कोई कौवा है, इसे तो बहुत गहरी चोट आई है। तभी मिठू तोता भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया बहन, इस कौवे की हमें मदद करनी चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगा। और मुझे तो ये दूसरे जंगल का कौवा लग रहा है। मिठू भैया, हम इस कौवे को उठाकर मेरे घर ले जाते हैं। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता कालू को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। मिठू, मैंने पट्टी तो कर दी है, परंतु अभी तक इस कौवे को होश नहीं आया। जब चिड़िया और मिठू दूसरी तरफ बातें कर रहे थे, तभी कालू कौवे को भी होश आ जाता है, परंतु वो फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। चिड़िया बहन, तुम भोजन की चिंता न करना। जब तक ये कौवा ठीक नहीं हो जाता, मैं भोजन लाने में तुम्हारी मदद करूँगा। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। जब तक इस कौवे को होश आता है, तब तक मैं अपने लिए और इस कौवे के लिए भोजन ले आती हूँ। ऐसा सोचते हुए चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। अब तो मैं गोरी की बच्ची को सबक सिखा कर ही रहूँगा। मैं 2-4 दिन इसी चिड़िया के घर में बीमार होने का नाटक करूँगा। छत भी मिल गई और भोजन भी, और ढूंढ रही होगी वो मुझे काली कौवी। मैं भी अब घर तभी जाऊँगा जब गोरी की अकल ठिकाने आएगी। अब तो रात भी हो गई, परंतु ये कालू अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया? कहीं मेरा कालू जी सच में घर छोड़कर तो नहीं चला गया? आज मुझे भी कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। अगर मुझे पता होता तो झाड़ू से ना ही मारती मैं अपने पति जी को। ऐसे ही रात गुजर जाती है और कालू कौवा भी सोकर उठ जाता है। कौवे भैया, आप कल से बेहोश थे, आप इस जंगल में कैसे आए? नाटक करता हूँ। कौवा? कौन कौवा? मैं तो एक कबूतर हूँ। मैं सरसों के बीज लेने जा रहा था कि वहाँ गिर गया, फिर मुझे कुछ पता नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं कौवे भैया? आप कौवे हैं, कबूतर नहीं। ऐसे ही मिठू तोता भी वहाँ आ जाता है। आ गया कौवा होश में? मिठू भैया, कौवा होश में तो आ गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये अपनी याददाश्त खो बैठा है। आप दोनों मुझे बार बार कौवा क्यों कह रहे हो? मैंने कई बार बोला है कि मैं एक कबूतर हूँ। आप मुझे कौवा ना कहिए, मुझे कौवे बहुत बुरे लगते हैं। नहीं दोस्त, तुम कौवे हो। देखो, कौवों का रंग काला होता है और कबूतर का रंग चिट्टा। और देखो, तुम्हारी चोंच कितनी गंदी है, और ये गंदी चोंच कौवों की ही होती है। चलो मिठू भैया, हम दोनों भोजन लेने चलते हैं। जैसे जैसे इस कौवे का जख्म ठीक होगा, इसे सब याद आ जाएगा। फिर वो दोनों वहाँ से भोजन लेने चले जाते हैं। बड़ा आया मुझे गंदी चोंच बताने वाला। अपनी मोटी चोंच देखी है? वो तो मैं नाटक कर रहा था, वरना मैं इसे बताता कि गंदी चोंच किसकी है। चलो अब आराम से सोते हैं, भोजन तो चिड़िया ले ही आएगी। दूसरी ओर कालू की पत्नी गोरी अपने पति को पूरे जंगल में ढूंढ रही थी। तभी गोरी कौवे को कबूतर मिलता है। कबूतर भैया, क्या आपने मेरे पति कालू को तो नहीं देखा? वो कल से लड़कर मुझसे घर छोड़कर चला गया है। हाँ गोरी, मैंने कल उसे देखा था, वो दूसरे जंगल की ओर जा रहा था। कबूतर भैया, आप मेरे साथ चले, हम दोनों मिलकर कालू जी को ढूंढ कर लाते हैं। फिर कबूतर भी गोरी कौवे के साथ चला जाता है। चिड़िया बहन, आप ये भोजन उस कौवे के लिए ले जाएं। और हाँ, आज उसकी पट्टी बदल देना। 1-2 दिन में उसकी याददाश्त वापिस आ जाएगी और फिर वो चला जाएगा जहाँ से आया होगा।
सर पर चोट लगी है ना बेचारे के, इसलिए अपनी याददाश्त खो बैठा है और खुद को कबूतर कह रहा है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कबे भैया ये ले, ये भोजन खा ले। मैं ऐसे भोजन नहीं खाऊंगा, पहले आप मुझे कबूतर कहें। अच्छा अच्छा ठीक है कबूतर भैया, आप ये भोजन खा ले। फिर कालू कौवा भोजन खा लेता है। अब तो ये चिड़िया सच में पागल बन गई है और ये मानती है कि मेरी सच में याददाश्त खो चुकी है। कबूतर भैया क्या आपकी शादी हुई है? हाँ, मेरी पत्नी पिछले साल मर गई थी। अच्छा ही हुआ कि वो मर गई, बहुत लड़ाई करती थी मुझसे और अब मैं कोई अच्छी सी कबूतरी देखकर दूसरी शादी करूँगा। अच्छा अब ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं? मैं कहीं से नहीं आया, यही घर मेरा है। मैं तो कई अरसे से इसी घर में रह रहा हूँ। इसे तो कुछ भी याद नहीं है। गोरी और कबूतर भी उड़ते उड़ते उसी जंगल में पहुँच जाते हैं। उन्हें रास्ते में मिठू तोता मिल जाता है। कबूतर भैया, मेरे पति जी कल से अपना घर छोड़कर भाग आए हैं। क्या आपने इस जंगल में किसी कौवे को तो नहीं देखा? हाँ देखा है, वो कौवा चिड़िया के घर में है। 90 या 100 साल उम्र है उस कौवे की। हाँ हाँ मिठू भैया, वही मेरा पति है। मैं और चिड़िया उसे उठाकर ले गए थे। उसके सर पर बहुत गहरी चोट आई थी। अब वो कौवा अपनी याददाश्त भी खो बैठा है। गोरी देखो, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ना तुम उसे झाड़ू मारती और ना वो घर छोड़कर जाता और ना ही उसकी याददाश्त जाती। कबूतर भैया, मुझे अपने पति का सब पता है। अगर ये सब झाड़ू के कारण ही हुआ है तो अब उसकी याददाश्त झाड़ू के साथ ही वापस आएगी। फिर मिठू तोता उन दोनों को लेकर चिड़िया के घर की ओर जाता है। कालू कौवा घोंसले में सोया हुआ था। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे पति को बचा लिया। कालू, ओए मेरे कालू। गोरी की आवाज सुनकर कालू कौवा जल्दी से उठ जाता है। कालू जी, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ मैं फिर कभी तुम्हें नहीं मारूंगी। अब चलो हम अपने घर चले। हाँ कालू, हम तुम्हें कल से ढूंढ रहे हैं। परंतु कालू कौवा तो खामोश बैठा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो नाटक अपनी पत्नी के सामने करे या ना करे। गोरी बहन, आपके पति के सर पर चोट लगने से इसकी याददाश्त चली गई है। अब ये खुद को कबूतर समझ रहा है। कालू जी, याददाश्त ठीक हुई या अभी तक नहीं? आपने मुझे पहचाना या नहीं पहचाना? तुम कौन हो? मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। चिड़िया बहन, क्या कोई झाड़ू है घर में? गोरी का ऐसा कहना था कि कालू की याददाश्त तुरंत वापिस आ जाती है। ना गोरी, अब मुझे झाड़ू से ना मारना। ठीक हो गई है मेरी याददाश्त। ये सब देखकर चिड़िया और मिठू तोते की हंसी ही नहीं रुक रही थी। चिड़िया बहन, मुझे माफ करना। ये गोरी यहाँ भी आ गई, इसी से लड़कर तो मैं यहाँ आया था। आपके घर में 2-4 दिन रहने के लिए याददाश्त खोने का नाटक करना पड़ा। अब सीधे से चलते हो या उठाऊं झाड़ू फिर से? फिर गोरी कभी कालू को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। जंगल में बारिश के कारण गोरी कभी की चाय और पकोड़ों का ढाबा बहुत अच्छे से चल रहा था। जग्गू, वो मिठू कब से बैठा हुआ है? जरा जाओ पूछ कर आओ कि चाय पीनी है या पकोड़े खाने हैं। जग्गू कौवा मिठू तोते के पास जाता है। अंकल, मम्मा पूछ रही है आपने चाय पीनी है या पकोड़े खाने हैं? नहीं जग्गू, बारिश तेज थी। मैं तो थोड़ी देर यहाँ बैठने के लिए आ गया था। ये सुनकर गोरी कभी वहाँ आ जाती है। मोटी चोंच वाले, चल भाग यहाँ से। बारिश से बचने के लिए यहाँ बैठा था। ये कोई आराम गाह नहीं है, ये मेरा ढाबा है। अगर कुछ लेना है तो लो, वरना अपनी ये मोटी चोंच लेकर यहाँ से भाग जाओ। गोरी, ऐसे दुकानदारी नहीं चलती। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे कोई बड़ी अफसर हो। अब तुम चाहते हो या मैं गरम चाय तुम्हारे ऊपर फेंकूं? फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। सुबह से बैठा हुआ है, आया बड़ा मेरे ढाबे पर बैठने वाला। मिठू जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो काली कवि न जाने क्या समझती है अपने आप को। मैं
तो थोड़ी देर बारिश से बचने के लिए उसके ढाबे पर बैठ गया। वो तो आकर मुझसे लड़ने लगी। आपको तो उस कवि का पता है, वो छोड़ती किसे है भला। गोरी कवि के घर में सब कुछ था। वो जंगल की एक अमीर कवि थी, क्योंकि उसकी चाय और पकोड़ों की दुकान बहुत अच्छे से चलती थी। गोरी कवि सुबह सवेरे उठती है और अपने दूध का बर्तन लेकर झील के पास दूध लेने चली जाती है। चील दी, जंगल में बारिशों की वजह से अब मेरा धंधा और भी चलने लगा है। कल से मैं 2 लीटर दूध अजाफी लेकर जाया करूंगी। मेरी गाय बहुत दूध देती है, तुम 2 क्या 4 लीटर दूध ले जाया करना। रास्ते में गोरी इधर उधर देखकर नदी पर रुकती है और अपने दूध वाले बर्तन में आधा पानी मिला देती है। हो गया, मेरा काम हो गया, अब चलती हूँ। फिर गोरी कवि अपने ढाबे पर चली जाती है। गोरी बहन, हमें 2 कप चाय और 1 प्लेट पकोड़ों की दे दो। चिड़िया, थोड़ी देर लगेगी, अभी अभी दूध को उबाल आया है। चिड़िया की बेटी गुड़िया साथ वाले टेबल पर खेल रही थी। उसका पंख लग जाने से गोरी का 1 कप नीचे गिरकर टूट जाता है। बेटी, ये क्या किया आपने? आपने गोरी आंटी का नुकसान कर दिया। गोरी का बीबी ये देख लेती है और वो तुरंत वहाँ आती है। शरारती बच्ची, तुमने मेरा कप तोड़ दिया। चिड़िया, मुझे तुम जैसे ग्राहकों की कोई जरूरत नहीं है जो मेरा नुकसान करें। मुझे कप के पैसे दो और भाग जाओ अपनी बेटी को लेकर। गोरी बहन, लड़ क्यों रही हैं आप? बच्ची थी, टूट गया कप, मैं दे दूंगी आपको पैसे। दूंगी नहीं, अभी दो। ये कप 50 रुपए का था। गोरी, इसके साथ के 12 कप मैं 100 रुपए में लेकर आई थी। ना भी महंगा नहीं है ये कप। मुझे ज्यादा चूचू पसंद नहीं है। चुपचाप मुझे 50 रुपए दो, फिर ही मैं गुड़िया को जाने दूंगी यहाँ से। मम्मा, गुड़िया दोस्त है मेरी, जाने दे इसे। चुप चुप कर जा जग्गू, वरना तो तेरे लगाऊंगी मैं। चिड़िया करती भी तो क्या, वो गोरी से लड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो गोरी कवि को 50 रुपए दे देती है और बिना कुछ खाए पिए ही वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन जब गोरी कवि काम पर आती है तो वो देखकर हैरान थी कि उसके सामने वाले पेड़ के नीचे मिठू तोते ने चाय और पकोड़े का ठेला लगाया हुआ था। गोरी कवि को देखते ही मिठू तोता जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। चाय, गर्म गरम चाय, ऐसी ठंडी ठंडी बारिश में गरम गरम चाय और पकोड़े, खालिस खालिस दूध की गरम गरम चाय। ये गंदा मोटी चोंच वाला मिठू अगर ना होता तो मुझे जंगल में किसी का डर न होता। ये हमेशा कुछ न कुछ नया ही करता है। अब जो पक्षी भी चाय पीने आता वो गोरी कवि की बजाय मिठू तोते के ठेले पर आता, क्योंकि जंगल में कोई भी ऐसा पक्षी ना था जिससे गोरी कवि ने लड़ाई ना की हो। मिठू यार, अब मैं हर रोज तुम्हारे ठेले से ही चाय पीने आया करूँगा। वो गंदी काली गोरी तो हर समय मुझे गंदी आँखों वाला कहती रहती है। कबूतर, जितनी देर तक चाहो यहाँ तुम बैठ भी सकते हो, यहाँ पर बैठने के कोई पैसे नहीं है। शाम तक गोरी कवि बैठकर मक्खियाँ मारती है। मम्मा मम्मा, दूध खराब हो गया है। जग्गू बेटा, अब तो मुझे लगता है कि हमें कोई नया जंगल ही ढूंढना होगा। उस दिन सारा खराब दूध गोरी कवि नदी में बहा देती है। दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है। कबूतर भैया, अभी इस गोरी की अकल ठिकाने आएगी, ये बहुत बिगड़ गई थी। चिड़िया बहन, जिस दिन से इसने मेरी बेइज्जती की थी, मैं उस दिन से ही सोच रहा था कि मैं इस काली कवि को यहाँ से भगाकर ही दम लूंगा। कुछ दिनों बाद गोरी कवि के घर से सारा राशन खत्म हो जाता है और वो रोती हुई मिठू तोते के पास आती है। तो मेरे सुंदर मिठू भैया, मुझे अपने पास काम पर रख लो। मेरे घर में खाना नहीं है, मेरा जग्गू भूख से तड़प रहा है। गौरी, बर्तन तो धोने तुम्हें आते ही होंगे, अगर धोने आते हैं तो आ जाओ, लेकिन हाँ याद रखना, अब वो पहले वाली बदमाशी नहीं चलेगी। तुम बहुत अच्छे हो मेरे सुंदर मिठू भाई। फिर गोरी कवि मिठू तोते के पास काम पर लग जाती है। अरे वाह वाह, लूसी के घर से तो धुएं उठ रहे हैं। लगता है आज वो कुछ खास बना रही है, जरा पास जाकर देखती हूँ। गोरी कवि पेड़ से उड़ती है और लूसी कबूतरी के घर के पास जाती है। कीकी बेटा, सबको बता देना, चिड़िया आंटी, हरियाली आंटी और बुलबुल सभी पक्षियों को बता देना
कि आज आपकी नानो आ रही हैं और हम सब मिलकर उन्हें बर्थडे पार्टी का सरप्राइज देने वाले हैं। मम्मा, क्या गौरी आंटी को नहीं बुलाना? नहीं नहीं कीकी, गौरी को नहीं बुलाना। आपकी ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराहे करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें।